सुनेंगे और इनके हालात पर गमगीन भी होंगे। सबसे पहले हम वॉयलेट बॉडलियर को देखते हैं, जो हर किस्म की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने में माहिर होती है। फिर हम क्लॉस बॉडलियर को देखते हैं, जिसे किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद होती है और ये जो भी किताब पढ़ता है वो उसे याद रखता है। आखिर में हम सनी को देखते हैं, जो हर चीज़ को काटने की सलाहियत रखती है। एक दिन इनके पास इनका फैमिली लॉयर मिस्टर ओ आता है और इन बच्चों को बताता है कि इनके माँ बाप की मौत हो गई है घर जलने की वजह से, और साथ ही इनकी हवेली भी जल गई है। और यहाँ हमें मालूम होता है कि बॉडलियर बच्चे बहुत ही बड़ी जायदाद के हकदार भी होते हैं। लेकिन पेरेंट्स के जाने के बाद मिस्टर ओ बच्चों को काउंट ओला के पास ले आता है, जो कि इनका दूर का कोई रिलेटिव होता है, क्योंकि बच्चों को गार्डियन की जरूरत होती है। काउंट ओला का घर देखकर बच्चे सहम से जाते हैं, क्योंकि इसका घर एक भूतिया घर लगता है। मिस्टर ओ बच्चों को घर में ले आता है। काउंट ओला इन बच्चों का स्वागत करता है बहुत ही अजीब तरीके से। और हाँ, काउंट ओला स्टेज एक्टर भी होता है, जिसकी एक्टिंग इंतहाई बेकार होती है। फिर मिस्टर ओ बोलता है कि कुछ दिन में आपको बच्चों की कानूनी सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। तो काउंट ओला बोलता है कि ये तो ठीक हो गया, और जल्दी से मिस्टर ओ को घर से निकाल देता है। फिर काउंट ओला बच्चों को अपने सारे रूम और किचन दिखाता है। अंदर से घर को देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि घर की हर चीज कचरा बन चुकी होती है। काउंट ओला इन बच्चों से हर रोज काम करवाता है। एक दिन ये अपने दोस्तों के साथ अपने घर में आता है और बच्चों को बोलता है कि जल्दी से खाना बनाओ, 8 बजे तक मुझे खाना चाहिए। वॉयलेट बोलती है कि पर हमें तो खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर भी काउंट ओला बोलता है कि 8 बजे तक खाना तैयार हो जाए। तो बच्चे किचन में जाते हैं और खाने की चीजें ढूंढते हैं, पर इनको पास्ता के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ काउंट ओला दोस्तों को अपनी बेकार एक्टिंग दिखाकर बोर कर देता है। बच्चे खाना बनाकर मेज पर लगा देते हैं। काउंट ओला बोलता है कि मेरी तंदूरी चिकन कहाँ है। तो बच्चे बोलते हैं कि आपने तो नहीं बताया। फिर काउंट ओला क्लॉस को थप्पड़ मारने लगता है। सनी बीच में आकर इसको रोक लेती है। काउंट ओला कहता है कि तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये सनी को उठाकर क्लॉस को जोरदार थप्पड़ मारता है। क्लॉस बोलता है कि जब तक वॉयलेट 18 साल की नहीं हो जाती तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ भी वॉयलेट बोलती है कि हम सब कुछ मिस्टर ओ को कॉल करके बता देंगे। तो ये सुनकर काउंट ओला इनको रूम में बंद कर देता है। क्लॉस बोलता है कि मॉम डैड हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वॉयलेट बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम्हें याद है एक बार मॉम डैड यूरोप गए थे और उन्होंने खत लिखा था, लेकिन वो खत कहीं गुम हो गया था, तो हम कुछ और ही सोचते रहे। क्लॉस ये सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर ये सब मिलकर खेलने लगते हैं, एक आर्टिफिशियल घर बनाकर। कुछ दिन बाद कोर्ट सारी विरासत इन तीनों बच्चों के नाम कर देती है और काउंट ओला को इन बच्चों का गार्डियन भी बना देती है। घर वापसी जाते हुए काउंट ओला बच्चों को बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा अच्छा वाला डैडी बनूंगा। और ये गाड़ी रोक कर कहते कि चलो पार्टी हो जाए, पर हम देखते हैं कि ये गाड़ी को ट्रैक पर रोक देता है। अचानक से गाड़ी में इन तीनों बच्चों को किसी चीज का शेड्यूल मिलता है, जिससे हम जल्दी समझ जाते हैं कि काउंट ओला का क्या प्लान है। फिर एकदम से ट्रेन यहाँ आने लगती है। बच्चे बाहर निकलने की करते हैं, पर कार को काउंट ओला ने लॉक किया होता है। तभी मिस्टर ओ की कॉल आती है। वॉयलेट फोन को उठाकर मिस्टर ओ को सब बताने की कोशिश करती है, पर मिस्टर ओ बोलता है कि मेरे पास से ट्रेन गुजर रही है, आवाज नहीं आ रही, बाद में बात करते हैं। वॉयलेट क्लोज को बोलती है कि तुम जानते हो ट्रेन्स के बारे में। तो क्लोज अपना दिमाग चलाकर बोलता है कि वो सामने हैंडलर है, उसको हमें खींचना होगा ताकि ट्रैक तब्दील हो जाए। तो वॉयलेट को एक आइडिया आता है। ये सीट से स्प्रिंग निकालकर और इसके आगे डोर लगाकर हैंडलर पर डालती है और इसको जल्दी से घुमा देती है, जिसकी वजह से काउंट ओला का प्लान फेल हो जाता है। तो सनी खुशी में नाचती है। पीछे से मिस्टर ओ भी आ जाता है। ये देखकर काउंट ओला जल्दी से कार को अनलॉक कर देता है। मिस्टर ओ सनी को ड्राइविंग सीट पर देखकर बच्चों को काउंट ओला से वापस लेकर जाने लगता है। इसी दौरान क्लॉस बोलता है कि मिस्टर ओ ये हमें मारना चाहता है। मिस्टर ओ बोलता है कि बेटा ये ऐसा नहीं कर सकता, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो काउंट ओला मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है कि मैं इन बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर ओ इसकी एक भी नहीं सुनता और बच्चों को अपने साथ कहीं और ले जाता है। और यहाँ हमें लगता है कि काउंट ओला का प्लान फेल हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। आगे मिस्टर ओ बच्चों को दूसरे गार्डियन के पास ले आता है। इसका नाम मोंटी होता है। ये इन बच्चों का रिलेटिव होता है। और हाँ, मोंटी को सांपों से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। मिस्टर ओ के जाने के बाद मोंटी कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, हमने पैकिंग करनी है क्योंकि हम कल सुबह पीरू जाएंगे। इसके साथ ही ये अपने बेशुमार सांपों के साथ इनको इंट्रोड्यूस भी करवाता है। आखिर में ये अपने सबसे प्यारे सांप को इनसे मिलवाता है, जो बाहर देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन मोंटी बोलता है कि नहीं, ये बहुत मासूम और दोस्ताना है।
और इसके साथ ही मोंटी बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को महसूस कर सकता हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पीरू चलो ताकि तुम लोग वहाँ जाकर अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल कर सको क्योंकि तुम लोग मेरे अपने हो। ये सुनकर तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं और इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी मुसीबत बेल बजाती है। जब वॉयलेट दरवाजा खोलती है तो ये काउंट ओला ही होता है और ये अपनी आइडेंटिटी बदल कर आया होता है। क्लाउस बोलता है कि तुम काउंट ओला हो। पीछे से मोंटी भी आ जाता है और कहता है कि शुक्रिया मिस्टर स्टीफन इतनी जल्दी आने के लिए, क्योंकि मेरा असिस्टेंट एकदम बीमार हो गया। उसकी कॉल आई थी, मालूम नहीं वो कैसे बीमार हो गया एकदम से। पर हम देखते हैं कि इसके असिस्टेंट को काउंट ओला ने ट्रेन के इंजन के साथ बांधा होता है। ये सुनकर काउंट ओला बोलता है कि जी मैं तो आपका फैन हूँ और आपके साथ मिलने के लिए बेताब था, इसलिए जल्दी से आ गया और आपके साथ रिसर्च करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम देखते हैं कि वॉयलेट बोलने की कोशिश करती है पर मोंटी इसको रोक देता है। फिर क्लॉस वॉयलेट को कहता है कि हमें मोंटी अंकल को किसी तरीके से ये बताना होगा कि ये काउंट ओला है। तो ये दोनों दिमाग लगाकर मोंटी के प्यारे शाम के जरिए से इसको पैगाम देते हैं कि ये बहरूपिया है। तो मोंटी काउंट ओला को बोलता है कि आप क्या इस सांप को धो सकते हैं। तो काउंट ओला बोलता है कि रुके मैं अपनी गाड़ी से अपना सामान तो लेकर आ जाऊं। काउंट ओला के जाने के बाद मोंटी बच्चों को बोलता है कि मैं समझ गया ये यहाँ पर क्या करने आया है, ये मेरे नायाब काले सांप को चुराने के लिए आया है। कुछ ही देर में काउंट ओला वापस आकर बोलता है कि मेरा सामान तो गायब हो गया है, मैं आपके सांप को नहीं धो सकता। तो मोंटी बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर ये बच्चों को बोलता है कि जल्दी से जाकर सो जाओ क्योंकि सुबह सुबह हमने पीरू के लिए निकलना है। देर रात में जब मोंटी अपने प्यारे सांप के साथ होता है तो काउंट ओला पीछे से आकर इसका काम तमाम कर देता है और इसके सारे प्यारे सांपों को मार देता है। बच्चे अपने रूम से बाहर आते हैं और अपने अंकल को आवाज लगाते हैं, लेकिन इनको मोंटी की लाश मिलती है। ये देखकर बच्चे मायूस हो जाते हैं कि इन्होंने एक अच्छा गार्डियन खो दिया। काउंट ओला नकली स्टीफन बनकर पुलिस वालों को बताता है कि ये सब मोंटी की गलती की वजह से हुआ है, अगर वो उस काले सांप के पास ना जाता। और हाँ, मैं इन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। पर अचानक से सब लोग देखते हैं कि सनी उसी काले सांप के साथ खेलती है, जिससे पुलिस और मिस्टर ओ को शक हो जाता है कि ये काउंट ओला है, कोई मिस्टर स्टीफन नहीं है। ये देखकर काउंट ओला यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ओ बोलता है कि बेटा तुम लोग फिक्र ना करो, पुलिस उस जालिम को जल्दी पकड़ लेगी। मिस्टर ओ इन बच्चों को इनकी आंटी के पास ले आता है जिसका नाम जोसेफीन होता है। घर में आने से पहले ही बच्चे अपनी आंटी का बर्ताव देखकर समझ जाते हैं कि इनको काफी नफ्सियाती इश्यूज हैं, जैसे कि डोर हैंडल को इस्तेमाल मत करना, अगर वो टूट गया तो वो हजारों टुकड़ों में बिखर कर तुम्हारी आंखों में चले जाएगा। फिर ये बच्चों को ककड़ी का सूप देती है जो कि ठंडा होता है। तो वॉयलेट बोलती है कि ये ठंडा क्यों है, तो इसकी आंटी बोलती है कि कहीं स्टू ना फट जाए अपनी आग की वजह से। इसके बाद बच्चे अपनी आंटी और इनके रिश्तेदारों की तस्वीरें देख रहे होते हैं जिनमें इनके मॉम डैड भी होते हैं, जिनको देखकर क्लाउस बोलता है कि इसमें आप सबके पास दूरबीन क्यों थी। तो जोसेफिन जल्दी से इनसे तस्वीरें ले लेती है। क्लाउस बोलता है कि क्या अंकल भी आग से मरे थे। ये बोलती कि नहीं, उनको जोको ने मारा था। और हाँ, इनकी आंटी घर सेल करने वालों से भी बहुत डरती है। जब ये लोग सब्जी लेने के लिए बाजार जाते हैं तो दोबारा से इनकी मुलाकात काउंट ओला से होती है जो कि एक सेलर बना होता है। तो क्लाउस बोलता है कि ये काउंट ओला है। क्लाउस इसकी असलियत सामने लाने की करता है, लेकिन काउंट ओला पूरी तैयारी के साथ आया होता है और जोसेफिन को ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। जोसेफिन बच्चों को बोलती है कि हम लोग घर जा रहे हैं, तुम लोग सामान लेकर आ जाना। बच्चे जब घर आते हैं तो इनको सिर्फ एक खत मिलता है जो कि इनकी आंटी ने लिखा होता है। क्लाउस ये खत पढ़कर कहता है कि आंटी कभी भी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं कर सकती जो कि इस खत में लिखी हुई हैं। तो वॉयलेट बोलती है कि इनसे घबराहट में ऐसा हुआ होगा क्योंकि काउंट ओला ने उनको ये खत लिखवाया होगा गिराने से पहले और उनको खिड़की से धक्का दे दिया होगा। क्लाउस दिमाग लड़ाकर कहते कि नहीं, इस खत में एक सीक्रेट मैसेज है और ये मैसेज होता है कडल केव के नाम से। इस तरह क्लाउस समझ जाता है कि वो मरी नहीं है, वो कहीं छुप गई हैं। अचानक से इनकी आंटी का घर टूटने लगता है और ये घर दो टुकड़ों में बिखर जाता है। हम देखते हैं कि बच्चे दूसरे टुकड़े पर होते हैं जो कि समुद्र में गिरने वाला होता है। तो वॉयलेट अपना दिमाग लड़ाकर दूसरे टुकड़े को गेट के पास ले जाती है और इस तरह ये सब खुद को महफूज कर लेते हैं। लेकिन इनकी आंटी का सारा घर पानी में गिर जाता है। इसके बाद क्लाउस बोलता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। वॉयलेट बोलती है कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हमारी बात का यकीन नहीं कर रहे और हमें खुद ही जाना होगा आंटी को ढूंढने के लिए। तीनों बोट में बैठकर अपनी आंटी को ढूंढने के लिए जाते हैं। ये तीनों उसी केव में आ जाते हैं और जल्दी से इनको आंटी भी मिल जाती है।
इनको देखकर जोसेफिन बोलती है कि आखिरकार तुमको मेरा मैसेज मिल ही गया। फिर इनकी आंटी बोलती है कि तुम लोग खाने के लिए कुछ लाए हो, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हम क्यों लाएंगे खाने के लिए कुछ, हमें यहाँ से निकलना है। तो इनकी आंटी बोलती है कि नहीं, हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि बाहर काउंटोला बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। तो क्लाउस को एक आइडिया आता है, ये अपनी आंटी को बोलता है कि आंटी, ये केव भी सेल होने वाली है और यहाँ पर घर बेचने वाले आएंगे बहुत जल्दी। ये सुनकर जोसेफिन बोलती है कि चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। क्लाउस अपनी आंटी को एक पेपर दिखाता है जिसमें कोई ड्राइंग बनी हुई थी विंडो की। इसको देखकर इनकी आंटी बोलती है कि हम आग के बारे में छानबीन कर रहे थे और हाँ, इस रिसर्च में तुम्हारे माँ बाप भी थे। इसके साथ ये मजीद बताती है कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो आग को बुझाते हैं, बुरे लोग वो होते हैं जो आग को लगाते हैं। तो क्लाउस बोलता है कि क्या मेरे मॉम डैड ने भी कुछ कहा था, बताओ ना। तो इनकी आंटी बोलती है कि जोके आ रही हैं और हम देखते हैं कि ये जोके वाकई में बहुत ही खतरनाक होती हैं, जो कि इनकी बोट को खाने लगती हैं। पर तभी यहाँ काउंटोला आ जाता है और इसको देखकर सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। क्लाउस बोलता है कि तुम्हारी असलियत आंटी अब पुलिस को बता देंगी। तो काउंटोला बोलता है कि जिंदा रहेंगी तो बताएंगी ना। ये सुनकर जोसेफिन बोलती है कि काउंटोला, तुम सारे बच्चों को ले जाओ, बस मुझे कुछ मत करना। काउंटोला बोलता है कि अगर तुमने खिड़की से बंदर की तरह छलांग ना लगाई होती तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। और ये जोसेफिन को जोको के दरमियान अकेला छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद इसकी मुलाकात मिस्टर ओ से हो जाती है। तो काउंटोला ऐसे शो करवाता है कि जैसे इसने बच्चों को डूबने से बचाया। ये देखकर मिस्टर ओ बोलता है कि मैं गलत था, तुम ही इन बच्चों के लिए बेहतरीन गार्डियन हो। और ये मजीद कहता है कि कानून के मुताबिक अगर इन बच्चों को कुछ हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उस शख्स को इनकी जायदाद मिल सकती है जो इनका खूनी रिश्तेदार हो या इनका जीवन साथी। तो काउंटोला को एक आइडिया आता है और ये बोलता है कि मिस्टर ओ, आप क्या मेरे नए नाटक के बारे में जानते हैं। आगे हमें पता लगता है कि काउंटोला वॉयलेट से नाटक के दौरान सच्ची वाली शादी करके जायदाद हासिल करना चाहता है। तो क्लाउस बोलता है कि काउंटोला, ये शादी नहीं हो सकती जब तक कोई जज शामिल ना हो इस किताब के मुताबिक। काउंटोला कहता है कि जज साहिबा इधर आओ जरा, जो कि असल में जज होती है। वॉयलेट बोलती है कि जज साहिबा, ये नाटक नहीं है, ये सच है। तो काउंटोला बोलता है कि जज साहिबा, ये असल ही लगना चाहिए, नाटक नहीं लगना चाहिए, और इसीलिए तो मैंने आपको हायर किया क्योंकि आप असल में जज हैं। दोबारा से क्लाउस बोलता है कि वॉयलेट सिर्फ 14 साल की है और लॉ के मुताबिक ही शादी नहीं कर सकती। लेकिन काउंटोला बोलता है कि पर गार्डियन की रजामंदी से ये शादी हो सकती है, जो कि मैं हूँ। और अगर वॉयलेट ने ना बोला तो वो देखो, सनी को मैंने केज में रखा है, अगर ना बोला तो उसको नीचे गिरा दूंगा। मजबूरन वॉयलेट चुप हो जाती है। कुछ ही देर में नाटक शुरू हो जाता है। क्लाउस चुपके से सनी के पास जाने लगता है और कुछ ही देर में ये सनी के पास आ जाता है। दूसरी तरफ शादी भी शुरू हो जाती है और सिर्फ साइन करने बाकी रहते हैं। काउंटोला जल्दी से साइन कर देता है। क्लाउस सनी को पूछते कि चाबी कहाँ है, तो सनी खिड़की की तरफ इशारा करती है। क्लाउस उसी ड्राइंग को निकालता है जिसमें सेम ऐसी खिड़की होती है। इसी दौरान इस खिड़की पर रोशनी पड़ती है। तो क्लाउस समझ जाता है कि घर में आग कैसे लगी थी, पर पीछे से काउंटोला का बंदा आकर इस पर हमला कर देता है, लेकिन क्लाउस इसको खिड़की से बाहर लटका देता है। दूसरी तरफ वॉयलेट भी सिग्नेचर कर देती है। तो काउंटोला सबको अपनी कानूनी शादी के बारे में बता देता है और बोलता है कि मैंने सच में वॉयलेट से शादी कर ली है और अब मैं सारी जायदाद खुद रखूंगा। और मजीद ये अपने प्लान के बारे में सबको बताता है, जिसकी वजह से सबको इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। क्लाउस दुआ करता है कि दोबारा से रोशनी आ जाए। काउंटोला शादी के पेपर दिखाकर सबको कहता है कि अब से सिर्फ ये जायदाद मेरी है, कोई भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। दोबारा से रोशनी आ जाती है। क्लाउस जल्दी से रोशनी को ग्लास से रिफ्लेक्ट करवाता है जो सीधा शादी के पेपर पर लगती है, जिससे इस पेपर में आग लग जाती है और इस तरह शादी का सबूत खत्म हो जाता है। सब लोग काउंटोला को पकड़ लेते हैं। फिर कोर्ट इसको दोषी ठहराती है और इसके साथ वही सब कुछ करती है जो इसने बच्चों के साथ किया। लेकिन हमें पता लगता है कि काउंटोला जेल से भाग गया कुछ लोगों को रिश्वत देकर। मिस्टर ओ बच्चों को बोलता है कि बेटा, इस बार तुम लोग फिक्र मत करो, पुलिस जल्दी उसे पकड़ लेगी। और आखिर बार मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तीनों बच्चे अपने माँ बाप के उसी घर में आ जाते हैं जिसमें वो आखिरी बार मौजूद थे। एकदम से यहाँ पर मेल आती है जो कि इनके माँ बाप की तरफ से आई होती है, और ये मेल उन्होंने तब लिखी थी जब वो दोनों यूरोप में मौजूद थे। जब ये लोग इस मेल को खोलते हैं तो इसमें एक खत होता है जिसमें इनके माँ बाप अपने बच्चों से बेशुमार प्यार का इजहार करते हैं और साथ ही खत में कहते हैं कि हमेशा साथ रहना क्योंकि तुम तीनों एक फैमिली हो। और इसके साथ ही इनको एक दूरबीन भी मिलती है जो क्लाउस रख लेता है। आखिर में राइटर बोलता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी भी मुशक्कत वाली जिंदगी नहीं गुजारी,
लेकिन कुछ बॉडलियर बच्चों जैसे भी होते हैं जो हमेशा किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तलाश में लगे रहते हैं और जिनको पढ़ना बहुत ही पसंद है और इसके साथ कुछ सीखना भी, जैसे कि खुद का एक घर बनाना, भले वो जितना ही छोटा क्यों ना हो।